झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल। लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल। आने वाली पीढ़ी के लिए एक एकदम विस्तृत और उपयोगी दस्तावेज तैयार करने के मकसद से आज हम लेकर आए हैं ये खास एक्सप्लेनर। इसमें हम हेमंत जगतियानी जी द्वारा संकलित पूरे 40 रीति रिवाजों की गहराई में जाएंगे। ये सिर्फ रस्मों का कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक जड़ों को भविष्य के लिए सहेजने वाला एक जीता जागता अभिलेखागार है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज की हमारी ये चर्चा इन 6 मुख्य चरणों से होकर गुजरेगी। विवाह तय होने के एकदम शुरुआती संकेत से लेकर शादी के बाद के शानदार सामाजिक भोज तक हम इन सभी 40 अनूठी परंपराओं को बिल्कुल उसी क्रम में डीकोड करेंगे जैसे वो असल में निभाई जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले जंप करते हैं हमारे पहले फेज पर, विवाह पूर्व रस्में। कहानी शुरू होती है कच्ची मिस्री से। आप इसे रिश्ते की पहली अनौपचारिक शुरुआत कह सकते हैं, जहां एक मीठे सफर के लिए नारियल और मिश्री का आदान प्रदान किया जाता है। जब बात पक्की हो जाती है तो आता है पक्की मिस्री का फेज। ये मूल रूप से हमारी औपचारिक सगाई है, जहां अंगूठियां पहनाई जाती हैं, गणेश स्वास्तिक बनता है और बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। इसके बाद माहौल थोड़ा आध्यात्मिक हो जाता है, बहराणा साहिब और सत्संग के साथ। दोनों परिवार झूलेलाल भगवान से प्रार्थना करते हैं, पारंपरिक लाड़ा गीत गाए जाते हैं और शादी के सफल आयोजन के लिए एक बहुत ही पवित्र और सकारात्मक माहौल तैयार किया जाता है। अब आते हैं चरण 2 पर, पारिवारिक और आध्यात्मिक तैयारी। ये फेज सच में बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, यहां तैयारियां एक साथ 2 मोर्चों पर चलती हैं। एक तरफ हमारी सामाजिक रस्में हैं, जैसे अन्न के धक्कू, जहां समृद्धि के प्रतीक के तौर पर गेहूं पीसा जाता है। फिर ननिहाल से डाजो और वनवाहू के तहत मेवे आते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत पारंपरिक कढ़ाई वाली बोछड़ी चादर की रस्म होती है और सगरी में दूल्हे का परिवार दुल्हन से औपचारिक मुलाकात करता है। वहीं दूसरी तरफ आध्यात्मिक तैयारियां भी जोरों पर होती हैं। एक पत्थर की चक्की को साक्षात देवता या देव मानकर स्थापित किया जाता है। नवग्रह पूजा होती है ताकि कोई भी बाधा बीच में ना आए। और हां, अगर जरूरत हो तो जणिया यानी जनेऊ संस्कार और घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र पाठ भी रखा जाता है। इसी तैयारी में शुद्धिकरण की कुछ बहुत ही जीवंत रस्में भी शामिल हैं। हल्दी और मेहंदी के बाद साठ और तेल बुक्की की रस्में आती हैं। और यहां एक बड़ा ही मजेदार ट्विस्ट है। मजाक मजाक में दूल्हे के कपड़े फाड़े जाते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना, लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है। ये इस बात का प्रतीक है कि दूल्हा अपने पुराने अविवाहित जीवन को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर एक नए जीवन में कदम रख रहा है। इसके अलावा मावजी मट की रस्म होती है, जहां मां सिर पर मंगल कलश रखकर खुशी से नृत्य करती हैं। फिर डोक में दूल्हे के सिर पर मुकुट या सेहरा सजता है और आखिर में कलाई पर गाढ़ो धागो यानी एक पवित्र लाल धागा बांधा जाता है, जो सीधे पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चरण 3 की तरफ, बारात और मंडप। यहां आपको इतिहास से जुड़ा एक बहुत ही कमाल का फैक्ट पता चलेगा। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक बदलाव सामने आता है। पुराने समय में क्या होता था, कन्या पक्ष बिना किसी बैंड बाजे के मुन्ने पावनी परंपरा के तहत दूल्हे के शहर की यात्रा करता था। ऐसा क्यों? रास्ते में बारात की लूटपाट से बचने और खर्च कम करने के लिए वे लोग दूल्हे के शहर पहुंचकर ही अपना मुन्नी यानी मंडप लगाते थे। लेकिन आज के समय में जब सुरक्षा और आर्थिक स्थिति बेहतर है, तो अज़प और गौसिप परंपरा चलन में आ गई, जहां दूल्हे का परिवार एक भव्य बारात लेकर दुल्हन के पास पहुंचता है। मतलब आप देख सकते हैं कि कैसे समय और परिस्थितियों के साथ हमारी परंपराएं भी विकसित हुई हैं। बारात पहुंचने के बाद जो प्रक्रिया है वो एकदम व्यवस्थित और दस्तावेजी है। सबसे पहले रामसत होता है, यानी दोनों परिवार और सिंधी पंचायत एक साथ मिलते हैं। इसके बाद एक बेहद अहम रस्म होती है नुख मटायोण। इसमें क्या होता है कि दोनों परिवार अपने पूर्वजों और गोत्र की पूरी जानकारी वाले दस्तावेजों का आदान प्रदान करते हैं। पंचायत के प्रमुख इन्हें वेरीफाई करते हैं और अपनी सामाजिक स्वीकृति देते हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि हमारे समाज का ढांचा कितना पारदर्शी और अनुशासित है। अब हम आ पहुंचे हैं चरण 4 पर, मुख्य विवाह समारोह। चलिए देखते हैं कि ये पवित्र बंधन कैसे जोड़ता है। समारोह की शुरुआत होती है अगवानी से, यानी बारात का शानदार स्वागत, और जाहिर है वो मजेदार जूता चुराई की रस्म।
इसके बाद दुल्हन मंडप में अपनी खूबसूरत एंट्री लेती है। जयमाला के बाद एक बहुत ही गहरे सम्मान वाली रस्म आती है जिसे पेरे पूजाई कहते हैं। यहाँ दुल्हन के माता पिता दूल्हे के पैर धोकर उसे देव स्वरूप मानते हैं। फिर पल्लव की रस्म होती है जहां दूल्हा दुल्हन के दुपट्टे में चावल रखकर गांठ बांधी जाती है। और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण पल, हथियालों। इसमें दोनों के दाहिने हाथों को एक लाल कपड़े से बांध दिया जाता है, जीवन भर के लिए एकता के सूत्र में पिरोने के लिए। और अब वैदिक मंत्रों की गूंज के बीच वेदी पर असल विवाह संपन्न होता है। पवित्र अग्नि के चारों ओर 4 या 7 फेरे लिए जाते हैं। फिर आती है सप्तपदी, चावल की 7 छोटी ढेरियों पर एक एक कदम रखना। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि जिंदगी में चाहे जो भी बाधाएं आएं, ये दोनों उन्हें मिलकर पार करेंगे। इसके बाद एक पिता भारी मन से कन्यादान करता है और अंत में वो पल आता है जो हर किसी को भावुक कर देता है। विदाई, आंसुओं और ढेरों आशीर्वादों के साथ दुल्हन अपने नए संसार की ओर कदम बढ़ाती है। विदाई तो हो गए, लेकिन सफर यहां खत्म नहीं होता। अब आता है चरण 5, विवाह के बाद की रस्में। क्योंकि दुल्हन का अपने नए परिवार में शामिल होना तो बस अभी शुरू हुआ है। ससुराल पहुंचते ही दातार रस्म से नई दुल्हन का जोरदार स्वागत होता है। इसमें एक बहुत ही प्यारी रस्म है, लूनम मापाणी। इसमें दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के हाथों में नमक देते हैं। इसके पीछे की सोच देखिए, जैसे नमक खाने में घुल जाता है और बिना दिखे उसका स्वाद बढ़ा देता है, बिल्कुल वैसे ही दुल्हन भी नए परिवार में बिना किसी अड़चन के घुल मिल जाएगी। कितनी गहरी बात है ना। इसके बाद जो देवी देवता स्थापित किए गए थे उनकी विदाई होती है। फिर गढ़जाणी यानी रिसेप्शन होता है। सतावड़ों के तहत दुल्हन को मायके से न्योता आता है और इस पूरे समारोह का शानदार अंत होता है मजलिस से, यानी परिवार और दोस्तों के लिए एक भव्य दावत। और अब हम अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, चरण 6, हमारी सांस्कृतिक विरासत। इन 40 रिवाजों को इतने सलीके से निभाने के पीछे सिंधी पंचायत का एक बहुत बड़ा और सकारात्मक रोल रहा है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, सिंधी संस्कृति में दहेज मांगना हमेशा से एक गंभीर सामाजिक बुराई माना गया है, जिसे पंचायत ने कभी बर्दाश्त नहीं किया। पंचायत सिर्फ विवाद नहीं सुलझाती, बल्कि शादी में होने वाली फिजूल खर्ची पर रोक लगाकर समाज के सभी वर्गों के बीच एक समानता और समरसता लाती है। ये पुरानी परंपराओं और आधुनिक समाज के बीच एक बहुत ही बेहतरीन संतुलन है। तो इस पूरे विस्तृत दस्तावेज का जो मुख्य संदेश है वो लेखक हेमंत जगत्यानी जी के इन शब्दों में छिपा है। उनका साफ कहना है कि आज के इस आधुनिकीकरण के दौर में हमें अपनी रस्मों की असली आत्मा को नहीं खोना चाहिए। मौज मस्ती अपनी जगह है, लेकिन इन 40 रस्मों के पीछे जो हमारा ओरिजिनल सिंधी फ्लेवर है उसे बचाकर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हमने जिन 40 रिवाजों का दस्तावेजीकरण किया है वो सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, वो हमारी एक गहरी पहचान है। अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी इन मॉडर्न सेलिब्रेशंस और अपनी इन गहरी 40 पैट्रिक जड़ों के बीच कैसे संतुलन बनाएगी? क्या हम उस ओरिजिनल फ्लेवर को जिंदा रख पाएंगे? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं। इस विस्तृत विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जानकारी को अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ जरूर साझा करें और अपनी इस अनूठी विरासत पर हमेशा गर्व करें।